बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं हरमीत इस्लामाबाद से। हरमीत अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हो? वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल सर। मैं बिल्कुल ठीक, आप दोनों सुनाएं कैसे हैं आप दोनों। और गुड मॉर्निंग की शुरुआत अगर आज हम करें तो बड़े अफसोसनाक खबर से ही करना पड़ेगी, क्योंकि बड़े ही मारूफ, बल्कि बरसगीर के मारूफ अदाकार आज हम में से नहीं रहे, बल्कि जो उनकी लाइफ है, जो स्टाइल था, जो उलझे हुए बाल थे उनके और उनकी जो स्माइल थी तो कमाल की थी। और आज वो खैराबाद के गए हाकी, जो उनकी तवील जिंदगी हमने कहा कि बेड पे उन्होंने गुजारी और काफी अरसे से वो अलील थे। और आप दिलीप कुमार की बात कर साहब, कभी मुलाकात हुई दिलीप कुमार साहब के साथ? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने उनकी फिल्में बहुत सी देखी हुई हैं और मैं देख रहा था तो अभी भी मैं याद कर रहा था, मुसाफिर, मधुमती, देवदास, गंगा जमुना, मुगल आजम, राम और श्याम, और फिर लीडर, ऐसी फिल्में थी जो यादगार उन्होंने रोल अदा किए। अगरचे उन्होंने कुछ, यानी आप ये देखो कि कॉमेडी बाद में फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनको ज़्यादातर ट्रेजिक किंग के तौर के ऊपर, ट्रेजिडी किंग के तौर के ऊपर याद रखा जाता है। इनको पाकिस्तान में भी अवार्ड दिए गए, ये आप देख रहे हैं कि सदर पाकिस्तान उनको अवार्ड दे रहे हैं। लेकिन दिलीप कुमार जो हैं बहुत बड़ी शख्सियत है। पेशावर से इनका ताल्लुक था। मोहम्मद यूसुफ खान इनका नाम था ओरिजिनली, और इनके वालिद माइग्रेट करके बॉम्बे चले गए थे। कहते हैं फ्रूट का कारोबार करते थे। इनके और पृथ्वी राज कपूर के जो वालिद हैं, इनके ख़ानदान के आपस में ताल्लुकात भी थे। और फिर बाद में देखा जाए तो बड़ी एक मुसाबकत भी दोनों में रही। राज कपूर बड़ा एक्टर है या दिलीप कुमार बड़ा एक्टर है, लोग बहुत मुकाबला किया करते थे। बाद में देवानंद भी आ गए, देवानंद के साथ भी इनका कंपैरिजन होता था, लेकिन फिर लोग कहते थे कि होंगे अदाकार, लेकिन दिलीप कुमार ही है। बिल्कुल। मधुबाला के साथ कुमार जैसा कोई नहीं है। बिल्कुल। मधुबाला के साथ इनका शादी का बहुत इरादा था। कहते हैं कि इनकी मोहब्बत भी थी। और मुगल आज़म में जिस वक्त इन्होंने काम किया है, मुगल आज़म इनकी वो यादगार फिल्म है जो के आसिफ ने बनाई, और उसको बहुत लंबी मुद्दत लगी। कहते हैं 12 बरस से भी ज़्यादा तवील अरसा लगा मुकम्मल होने में। लेकिन इस दौरान में इनकी आपस में लहज़गी हो गई थी, चूँकि जो मधुबाला हैं उनके वालिद नहीं मानते थे शादी के लिए, और दिलीप कुमार उनसे शादी करना चाहते थे। बाद में इनकी शादी सायरा बानो से हो गई। बिल्कुल। और लेकिन ये है कि फ़न की मेराज पे थे पहुंचे हुए। जिस भी रोल में इन्होंने काम किया, डूब के काम किया। बिल्कुल। और 60 इयर्स का इनका वो टोटल फिल्मी करियर है, और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने एक तरह से उनकी आसानी की है, बिकॉज ही वाज वेरी मच इल, टोटल बेड रिडन थे और काफ़ी अरसे से अलील थे। काफ़ी अरसे तवील अरसा हो गया था बीमार हुए हुए। देखो ना, तकरीबन 99 बरस की उम्र हो गई थी। और काफ़ी अरसे से होशो हवास में भी नहीं थे, पहचानते भी नहीं थे। इनके 2 भाई कुछ अर्सा पहले इंतकाल कर गए थे, कुछ बरस पहले, जिनके बारे में इनको बताया भी नहीं गया था। कहते हैं कि मतलब इनको खबर ही नहीं है, मतलब ऐसे में। अच्छा, इनकी और इनकी वाइफ की अगर लव स्टोरी को डिस्कस किया जाए, इनमें अच्छा खासा रऊसा बेस डिफरेंस था सायरा बानो और इनमें, लेकिन इनकी लव स्टोरी और एंड तक उन्होंने इनका साथ निभाया है। मतलब ऐसे नॉर्मली होता नहीं है, मतलब बल्कि बॉलीवुड की मेरे ख्याल में कामयाब जोड़ी भी थी उसमें। हमेशा हमने देखा कि बॉलीवुड में जब भी ऐसी शादी होती हैं तो उसमें हमेशा हमने देखा कि डाइवोर्स एक नॉर्मल चीज बन गई है। लेकिन सायरा बानो और दिलीप कुमार की जोड़ी, अब देखें ना कि कुछ तस्वीरें जो जैसे वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे, तो सायरा बानो का वही अंदाज है, वही प्यार भरा, और जिस तरह दिलीप साहब को वो पानी पेश करिए, इस किस्म की जो जितनी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो यकीनन एक बहुत कामयाब जोड़ी थी। और आज ये जोड़ी टूट गई है। और हाँ, जैसे ये अभी रोमा कह रही थी तो हम दुआई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एज का फर्क था, लेकिन ये कि और बड़ी ग्लैमरस किस्म की अदाकारा थी वो। सायरा बानो भी अपने वक्त में ग्लैमर गर्ल थी, और दिलीप कुमार का फ़र्क काफ़ी ज़्यादा था। उस ज़माने में लोगों का ख्याल ये नहीं था कि शायद इनकी शादी होगी, लेकिन बड़ी कामयाब शादी, इन्होंने कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी। दोनों ने इकट्ठे फिल्मों में काम भी किया बाद में। और गोपी ख़ास तौर पे इनकी एक ऐसी फिल्म है जो दोनों ने इकट्ठे काम किया था, और बड़ी यादगार फिल्म थी वो भी। दिलीप कुमार गांव के सीधे साधे भोले भाले आदमी या शहरी बाबू के रोल में हों, दोनों में इनका कमाल होता था। गोपी में उन्होंने एक गांव के सीधे साधे आदमी का काम किया हुआ है,
मतलब वो इन्होंने किया। मुसाफिर में एक बाबू का रोल है, वो इन्होंने किया हुआ है। गंगा जमुना वगैरह में मतलब डबल बेशुमार इस तरह के रोल्स जो हैं वो उन्होंने प्ले किए, और हर रोल जो था वो पहले वाले रोल से कमाल होता था। और स्पेशली जो मैंने इनकी मूवी देखी हुई, अच्छा देवदास, वो बड़ी ज़बरदस्त मूवी है। हालांकि उसके बाद शाहरुख खान की भी देवदास आई, लेकिन जो असल देवदास थी वो असल देवदास ही थी, और उसको आज तक जो लोग हैं वो याद करते हैं। बेमल रॉय उसके डायरेक्टर थे, बहुत बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं बॉलीवुड के। और उन्होंने जिस सादगी के साथ वो फिल्म बनाई थी छोटे देहाती माहौल में, उसमें वो ग्लैमर तो नहीं था, लेकिन फिर लोग कहते थे कि दरमियान में फिल्म के तकरीबन दिलीप कुमार मरना शुरू करते हैं और उनके चेहरे से जो यासियत है, जो उदासी है, जो एक हाल होता है मरने का, वो आखिर वक्त तक तासुर कायम रहता है। और बहुत ही कामयाब मतलब इन्होंने उसमें फिल्म में रोल अदा किया था, बड़ा शानदार रोल अदा किया था। मुगल आज़म के बारे में भी जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, शहजादा सलीम का रोल उन्होंने अदा किया था, वो बहुत यादगार उनका रोल है। अल्लाह ताला बल्कि उसमें जो उस किरदार में जो जान ढाली उन्होंने, यकीनन मुगल आज़म मैंने तकरीबन जितनी दफ़ा मुझसे हो सका है 2-3-4 दफ़ा तो मैं देख चुका हूँ, और हर एक किरदार बेमिसाल था, बल्कि उनके हर किरदार आज अमर हो गए। और आज वो भी खालिक हकीकी से जा मिले, तो हमारी पब्लिक की टीम की जानिब से हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह उनको माफ़रत फरमाए। और यकीनन आज उनके मदा भी, बल्कि हम भी उनके मदाद है, मदा में से ही छोटे से मदाद है, लेकिन आज अब वो नहीं रहे तो हमें भी दुख है। लेकिन जो दुख भरी ज़िंदगी थी उनकी, जिस तरह वो मरोमा कह रही है तकलीफ़ में थे, तो अरब ने उसकी तकलीफ़ों में आसानी पैदा की, और उसका जो दूसरा जहाँ है रब उसमें आसानियाँ पैदा करे। आमीन आमीन। खैर, हम शो में आगे बढ़ते हैं, आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले होगा पब्लिक का डेली डोज। इसमें बेशुमार आपको पता है कि खबरें होती हैं, इंटरेस्टिंग खबरें होती हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। फिर हम परफॉर्मिंग आर्ट्स पर बात करेंगे कि सेहतमंद माशरे में परफॉर्मिंग आर्ट्स की क्या अहमियत है, और अब पाकिस्तान में ड्यू टू कोविड परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से रऊफ साहब कोई काम नहीं हो रहा, और भी इसकी बहुत सी रीजंस हैं, लेकिन अभी इस वक्त कोविड की सिचुएशन की वजह से परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से काम नहीं हो रहा, तो इसका हमारी सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। रफ़ी पीर थिएटर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हमारे साथ सादान पीरज़ादा मौजूद होंगे। फिर एक किला है जो कि सकर्दू के दामन पर वाक़े है। अच्छा, इसके प्रोनाउंसिएशन मुझे समझ नहीं आ रही, खरपोचो है, खरपोच है, क्या है, इट्स वेरी डिफरेंट नेम, ज़बान मुख्तलिफ है। हाँ, हम अपने रिपोर्टर से जानेंगे कि भाई इसका असल में नाम क्या है। बहरहाल ये आजकल सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से हमने कल भी एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाई थी कि इस तरह की जो तारीखी इमारात हैं, किले हैं, महलात हैं, हुकूमत उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही, तो ये भी हमारा मिशन एजेंडा है। तो ये भी एक किला ऐसा ही है जो कि मुनहदम हो चुका है, हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही इसकी रेनोवेशन के लिए, बट स्टिल पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि इसको देखें। तो इस पर आज हम बात करेंगे, खुसूसी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। फिर हम CNG की कीमतों पर बात करेंगे, जो कि अगर हम सिंध में बात करें, कराची में बात करें, तो 2 हफ्तों बाद बहाल तो कर दी गई है CNG, लेकिन कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। 140 पर kg के हिसाब से अभी फिलहाल मिल रही है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों इसमें इतना खोशरुबा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। सिंध के सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट हमारे साथ शो में मौजूद होंगे। आगे बढ़ेंगे और सिंध में जिस तरह से एज़ वी ऑल नो कि मैट्रिक के इम्तिहानात का सिलसिला जारी है, लेकिन साथ ही साथ बूटी माफिया बहुत ज़्यादा सरगर्म है। फिज़िक्स का पर्चा हुआ, मैथमेटिक्स का पर्चा हुआ, दोनों पर्चे जो थे वो टाइम से पहले ही आउट हो गए। इसकी क्या रीज़न है, इम्तिहानी मराकज़ की क्या सिचुएशन है, हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची काशिफ मुनीर शो में हमें ज्वाइन करेंगे। फिर लियाकत शाहवानी साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है बलूचिस्तान हुकूमत के, वो हमें शो में ज्वाइन करेंगे। गुज़श्ता रोज़ उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई थी कि हब डैम से सिंध को पानी की फराहमी जो है वो बंद कर दी जाएगी। अगर बलूचिस्तान का पानी इन्होंने ना खोला, जो बलूचिस्तान से पानी की तरसील है उसमें कमी आई हुई है, और 40% के करीब बलूचिस्तान को कम पानी मिल रहा है। इस बारे में हम बात करेंगे, लियाकत शाहवानी साहब हमें शो में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जो खबर है वो बड़े मजे की खबर है। जब मैंने ये खबर पढ़ी तो आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड कि एक अमरीकी शहरी है
जो कि जिसने 5 मिनट पहले लॉटरी खरीदी और 5 मिनट बाद उसकी लॉटरी निकल आई और वो लाखों डॉलर्स का मालिक बन गया। यानी कि हम यहाँ पर प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं, इतने इतने अरसे पहले लेकर रखे होते हैं, पूरी पूरी बुक्स लेके कॉपियाँ लेके रखी होती हैं, लेकिन निकलते निकलते कोई नहीं। और ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं जो सिर्फ 5 मिनट पहले, मुकर्ररा वक्त खत्म होने से 5 मिनट पहले जो है वो लॉटरी खरीदते हैं और फिर उनका मतलब अगर ये पाकिस्तानी मतलब लॉटरी निकला, मतलब किस्मत की जो देवी है उन पे मेहरबान रहती है। 3 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनते हैं उनकी, तो भाई वाह हो गई। मतलब पांचों घी में पांचों घी में मतलब ऐसे भी लोग होते हैं। उसको खुद नहीं पता था, कहते हैं कि उसको खुद नहीं मालूम था कि मेरी लॉटरी निकल आई है। वो अगले दिन जिस वक्त उसने मैच करके देखे ना तो उसको लगा कि ओहो ये तो मेरा ही नंबर है। हाँ। तो टाइम खत्म हो गया हुआ था उस वक्त। और हमारी किस्मत ऐसी फूटी है सर कि मैं काफी अरसे से मैंने बॉन्ड लिए थे और अचानक मैंने कहा चलो पैसे नहीं है तो भेज देता हूँ। उस वक्त मैं कराची में था और कल की जो खबर अखबार में जो प्रिंट शाया हुआ बॉन्ड्स के हवाले से उसमें देखा प्राइस बॉन्ड में, तो मेरा जो नंबर था उसका उस वक्त के 4 लाख रुपए जो है वो इनाम किसी और का निकला है। नंबर मेरे पास था, मैं 1 दिन पहले भेज चुका था। तो हमारी किस्मत ये, और इसकी देखो कि 5 मिनट पहले ये बंदा करोड़पति है। मैं एक बात बताऊं देखो ये हम होते तो है कि भाई हमारा नहीं निकला बॉन्ड या जो भी कीमत इनामी रकम है, लेकिन मेरे ख्याल में ये सारी ना किस्मत की बात होती है। अगर आपकी किस्मत में है और आपकी किस्मत में है कि उसने आपको फायदा देना है तो वो दे देना है, लेकिन अगर आपकी किस्मत में ही नहीं है, वो जितना मर्जी अरसा आपके पास पड़ा रहे उसने आपको फायदा कोई नहीं देना। उसकी तो ये किस्मत मेहरबान होगी। आगे क्या? आगे ये है कि जनाब एक लड़की है जिसका नाम किरण है, रहीम यार खान से इसका ताल्लुक है और ये दास्तान है। हाँ, इसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है और जब ये पैदा हुई तो लोग कहते थे कि बस ये थोड़ा अरसा ही जो है वो जिंदा रह सकेगी। इसके वालिदैन ने इसका नाम किरण यानी कि रोशनी रखा और इसको आला तालीम दिलवाई। अभी ये जो लड़की है ये BS ऑनर्स कर रही है इंग्लिश में और मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि ये प्रॉपर मतलब अपने मुंह में कलम दबाकर लिखती भी है। मेरे ख्याल में इस तरह के लोग जो होते हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल हैं कि किस तरह से ये अज़्मो हिम्मत की मिसाल है कि ये जो हिम्मत करना है वो बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो किरण भी एक ऐसी ही मिसाल है जिन्होंने हिम्मत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और ये अपने बारे में इनका कहना ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरे पर कोई तरस खाए। तो दिस इज ऑल्सो वेरी बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार है। मतलब इसको जितनी भी इसकी तारीफ की जाए बच्ची की उतना ही कम है। मैंने भी इसको देखा जिस वक्त मुंह से ये लिख रही थी, अभी आपको विजुअल भी नज़र आ रहे हैं, मुंह में पेन दबा के और उसी स्पीड पे वो तकरीबन लिख रही है जितनी स्पीड से हम हाथ से लिखते हैं। बड़ी प्रैक्टिस की है उसने, बहुत जान मारी है। अल्लाह ताला उसको कामयाब करे और ज़िंदगी में जितनी भी कामयाबियाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो समेट सके, वो उसका नसीब बने। बिल्कुल आमीन। आगे बढ़ते हैं और अगली स्टोरी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरी है जनाब कि चीनी खातून ने घर बचाने के लिए 10 साल जंग लड़ी हाईवे वालों से। हाईवे वाले कहते थे कि जनाब हमने यहाँ पर हाईवे तामीर करनी है, तुम अपना घर कहीं और ले लो, हम तुम्हें इसको ऑल्टरनेट कोई फ्लैट्स दे देंगे, कोई घर दे देंगे, कोई मराद दे देंगे, कोई पैसे शैसे दे देंगे। लेकिन 10 साल वो खातून मानी नहीं और अब उसका जो घर है वो इस हाईवे के दरमियान में है, दोनों साइड पर हाईवेज हैं, लोग इसको बड़े गौर से देखने आते भी हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि उसने हिम्मत नहीं हारी। नहीं हिम्मत नहीं यार, बड़ी डीठ खातून थी लेकिन अपनी रात की नींद और दिन का चैन इसने गंवा दिया क्योंकि ये हॉर्न बजेंगे और रात को बड़ी मुश्किल से होगी ऐसे। लेकिन हाँ कमाल है भाई, आप ये देखो ऐसे लोगों को सलूट होना चाहिए। यानी हाईवे साइड से गुजर रही है और घर उसका दरमियान में है। उसने अपनी, आप उसको कह लो जो भी उसके ज़हन में मन में ठानी हुई थी उसने पूरी करके दी है वो। और उसको फिर आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सर झुकाना पड़ा उसके आगे। हाँ, ऐसे भी होता है, वरना यहाँ पर बड़ी और रऊफ साहब अगर ये पाकिस्तान में होती ना तो हमारा क्या तरीकाकार होता। ये हाईवे के बीच में इसका घर और हमें पता है कि घर इसी का है, तो इधर जाके जानबूझकर हॉर्न नहीं बजाते। तो ये शरारतें भी रहती है यहाँ पे। बट एनी हाउ वो लोग बड़े मौजूद हैं, थोड़े ज्यादा तरक्की पसंद है। बिल्कुल, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हॉर्न का कॉन्सेप्ट वैसे बार नहीं है दुनिया में। हिम्मत नहीं हारी और मतलब वो जो चाहती थी वो उसने अचीव कर लिया। सो खैर हम आगे बढ़ेंगे और अगली स्टोरी हमारे पास बलूचिस्तान से है जहाँ पर सियाहत को फ़रोग देने के मकसद के तहत एक खुसूसी ट्रेन चलाई गई है। ये ट्रेन कोयटा और बोस्तान के साथ साथ कोयटा और कौलपुर, रऊफ साहब कौलपुर का इलाका है ये,
यहाँ पर हफ्ते में 2 बार चलाई जाएगी और यहाँ पर जो है मतलब इसमें डिफरेंट जो टूरिस्ट होंगे वो सफ़र करेंगे और इनको बलूचिस्तान के दीगर इलाकों की सैर करवाई जाएगी। सो बेसिकली टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इस खुसूसी ट्रेन का आगाज़ किया गया है। इसका इफ्तिताह भी हो चुका है। पहली ट्रेन में बहुत सारे सयाह जो थे वो मौजूद थे जिनको बलूचिस्तान के दीगर इलाकों की सैर करवाई गई। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टुवर्ड्स प्रोमोटिंग टूरिज़्म। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमने पहले भी कहा था कि हमारा तो एजेंडा अगर आप कह लें तो ये है कि टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, लोग देखें पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। ये भी एक उसी की कड़ी है कि देखा जाए कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके अगर कोई जाके एक्सप्लोर करना चाहता है तो उसको अंदाज़ा हो कि यहाँ भी बड़े खूबसूरत सीनरी है, यहाँ भी बहुत अच्छा यहाँ पर लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं। हाँ, पता नहीं इसकी हाँ मतलब लोगों का रुझान नहीं है, थोड़े से अनसेफ से भी इलाके हैं। अमन हो रहा है तो अब उम्मीद है कि लोग ज़्यादा जाएंगे। हाँ, चले आगे क्या आगे जो हमारे पास स्टोरी है वो ये है कि कोह सलमान जो कि पहाड़ी सिलसिला है, पाकिस्तान का बड़ा मशहूर पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल का एक पार्क जो है वो तामीर किया जा रहा है और इस पार्क में ये कहा जा रहा है कि जैतून के पौधे लगाए जाएंगे, इसके साथ साथ चलगोज़ों के पौधे लगाए जाएंगे और इससे भी टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो एक जानिब जहाँ पर हुकूमत जो है वो पुरानी इमारात और महलात और इस तरह की जो दीगर जगह हैं उन पर तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन साथ साथ हम देखें तो टूरिज़्म पर काम भी हो रहा है। ये भी अगर ये बन जाएगा तो इंटरनेशनल लेवल का ये पार्क होगा, लोग ऑब्वियसली इसको दूर दूर से देखने आएंगे। कोह सलमान तो वही पहाड़ी सिलसिला है जहाँ पर लोग वैसे ही बड़े इंटरेस्ट के साथ और शौक और ज़ौक़ के साथ आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है टुवर्ड्स प्रोमोटिंग। चलगोज़ा के हवाले से ये इलाका ख़ास तौर पे मशहूर है। चलगोज़ा काफ़ी इलाके में काश्त किया गया था, लेकिन काफ़ी अर्सा पहले लोगों ने दरख्त काटने शुरू कर दिए, कुछ बीमारी भी हुई, चलगोज़े के दरख्त जो है वो कम होने शुरू हो गए और उसकी बुनियाद के ऊपर आप ये देखो कि चलगोज़ा बहुत महंगा हो गया था। फिर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने इनिशिएटिव लिए और वहाँ पे चलगोज़े को दोबारा बचाने की मुहिम चलाई गई। शेरानी ट्राइब्स यहाँ पे मशहूर हैं जिनका ये इलाका है ज़रा सख्त है, तो मतलब बहरहाल उनकी तामुन से, उनकी मदद से इसको दोबारा लेकिन ये भी अगर मतलब जब कंप्लीट होगा तो ऑब्वियसली ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक हुकूमत की जानिब से अच्छा इनिशिएटिव है। खैर ये तो था जनाब आज का पब्लिक डेली डोज, जिसमें हमने आपको बहुत ज़्यादा डोज दी, बहुत ज़्यादा खबरें दी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम एक और इंटरेस्टिंग खबर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, परफॉर्मिंग आर्ट्स पर बात करेंगे। पाकिस्तान में परफॉर्मिंग आर्ट्स फ़िलहाल जो नहीं हो रही, इसकी क्या वजूहात है और कब से दोबारा से आर्ट्स का दोबारा से आगाज़ किया जा सकता है। रफ़ी पीर थिएटर से हमारे साथ मौजूद होंगे सादान पीरज़ादा, उनसे इस पर बात करेंगे बिकॉज रफ़ी पीर थिएटर जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम करता है, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, किसी भी अगर हम सोसाइटी को ले लें तो उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, लेकिन जब इनकी एब्सेंस देखी जाए, ऑब्वियसली परफॉर्मिंग आर्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट्स होते हैं, जब इनकी एब्सेंस होती है जो सोसाइटी में मौजूद लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इट्स अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जो कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। इसकी एक तो रीज़न कोविड है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी रीज़न्स कि परफॉर्मिंग आर्ट्स के हवाले से फ़िलहाल काम नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम रफ़ी पीर थिएटर का जिक्र करें तो रफ़ी पीर थिएटर इस ज़मन में बहुत काम कर चुका है, कर भी रहा है। वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल मुनक्किद करवाए जाते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं, पपेट फेस्टिवल होते हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है परफॉर्मिंग आर्ट्स पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहे, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सादान पीरज़ादा मौजूद है। सादान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। सर, परफॉर्मिंग आर्ट्स की किसी भी सोसाइटी में हम देख लें बहुत ज़्यादा अहमियत है, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान में इस तरफ इतना कोई काम नहीं हो रहा, स्पेशली जब हम देख लें जब से कोविड आया है लास्ट 1.5 साल से। तो आपको क्या लगता है, कोविड इज़ ओनली द वन रीज़न या इसके अलावा देयर आर सेवरल अदर रीजंस, मतलब और वो रीजंस फिर कौन कौन से हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में हम इस तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे? आई थिंक कोविड इज़ अ वेरी बिग रीज़न, बट ये तो टाइमली है, ये अभी आया है। दिस इज़ अ सरप्राइज, नोबडी न्यू, द एंटायर वर्ल्ड इससे अफेक्ट हुई है। लेकिन पाकिस्तान में परफॉर्मिंग आर्ट्स के और बहुत सारे रीजंस हैं।
जिसमें सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई कल्चरल पॉलिसी नहीं है. वी हैव नो पॉलिसी, वी हैव नो इंडस्ट्री. बिल्कुल. I work, I've been working from 1976 till today. I don't have a document saying this is your policy. कोई grants नहीं है, कोई concessions नहीं है, कोई recognition नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से. ठीक है, 4-5 आर्ट्स काउंसिल्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी बहुत कमी है. जो रियासत पैसा देती है वो आर्ट्स काउंसिल को उनके मॉडल्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. दे हैव नॉट क्रिएटेड एंटरप्रेन्योर्स, दे हैव नॉट हेल्प्ड कल्चरल आउटफिट्स, ऑर्गेनाइजेशंस. वो खुद अपनी डिज़ाइनिंग शुरू कर देते हैं. आई थिंक आई वर्क विद many international acts and artists, especially during World Performing Arts, जिसमें तकरीबन 85 वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल्स लाहौर में हुए, जिसमें लास्ट वाले पे आप एक बहुत बड़ा शो भी लेके आए थे जब उस पे एक टेरर अटैक हुआ था. मैं गया था बिल्कुल. एंड वी ब्रॉट ऑलमोस्ट 700 आर्टिस्ट्स, 700 ग्रुप्स, विच इज ऑलमोस्ट 14,000 आर्टिस्ट्स, जिसमें पपेट्री भी थी, थिएटर भी था, डांस भी था, ड्रामा भी था. एंड एक उसकी पूरी सेंस दी पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर. वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क फॉर लाहौर. एंड 45 साल हो गए आपको तकरीबन काम करते हुए. मेरे ख्याल में 45 ही हो गए ना, 45 तकरीबन 45 ईयर्स हो गए. तो इतने अरसे में ये स्ट्रगल लगती है ज़्यादा कि स्ट्रगल ज़्यादा किया या कामयाबियां तो बहुत समेटी हैं आप लोगों ने. रफ़ी पीर का नाम पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है. तो इसको क्या मतलब हम कहें कि ये एक सक्सेस बहुत बड़ी बन गया, या अभी जो हालात हैं? I have no regrets as far as success is concerned with Rafi Peer, because today we've reached certain dreams. We have a cultural center. We dreamt of पूरा एक वो म्यूजियम है, उसका थिएटर्स हैं वहाँ पे. हमने 80 फेस्टिवल, 85 फेस्टिवल्स भी कर दिए हैं. हमने एजुकेट बहुत यूथ को बहुत एजुकेट किया. वी हैव कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी विद डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स. जो आप अगर वियना में शो नहीं देख सकते तो हमने आपको लाहौर में वो प्रेजेंट करके दिया. लेकिन आई थिंक फ्रस्ट्रेशंस शुरू तब होती हैं कि जिस तरह आप रिकग्नाइज ही ना हो, आपकी इंडस्ट्री ही ना रिकग्नाइज्ड हो. मेरा एक बहुत बड़ा इसमें नॉट फॉर आवरसेल्व्स, हम तो खुद बहुत कुछ कर लेते हैं, बट व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम, स्पेशली टुडे द वर्ल्ड इज इन प्रॉब्लम, एंड आवर इंडस्ट्री इज अ मॉडल व्हिच इज टोटली, आई वुड से इट्स सीज, जिसमें I think government should really do something for the arts. अभी आपका फेस्टिवल होना था गिलगित बल्तिस्तान में जो मनसूख हो गया, मतलब तो वो उसका क्या मतलब हो गया? हम तो इंतजार कर रहे थे कि वहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है. बिल्कुल जी. It was a beautiful idea. I had thought about, because उस रीजन में मैंने कभी परफॉर्म ही नहीं किया था, एंड हमने ज़्यादा जो हमारा रहा है वो डिफरेंट. We performed in 100 cities, लेकिन पहाड़ों पे हमने कभी जाके, and I fell in love with Hunza, and we planned this with the Ministry of Tourism and Culture, और 3 महीने हमने उसको एडवर्टाइज किया, उसकी प्लानिंग की. बस जाने से चंद दिन पहले वो सारा कुछ कैंसिल हो गया. एंड आई थिंक वो हेल्थ मिनिस्ट्री ने उसको कैंसिल कर दिया सारा. सो दे शुड कोऑर्डिनेट टुगेदर. आई थिंक इस साल नहीं करना चाहिए था. इट्स नॉट के वर्सेस कोरोना, इट्स कल्चर हैज टू टेक प्लेस, इट्स नॉट दैट, बट आई थिंक देयर आर अदर थिंग्स आल्सो इन वायरस. आई हैव सफर्ड ट्वाइस, सो आई नो व्हाट दिस वायरस इज. सो आई थिंक ये जो बसेस में हम जा रहे हैं और सारा एरोप्लेन्स में जा रहे हैं, होटल्स हैं, ये तो एक आउटडोर इवेंट था. या चलें, आपने कैंसिल किया, बट इट शुड बी प्लान्ड, बिकॉज इट्स वेस्टिंग टाइम एंड मनी
एंड एफर्ट एंड कंपनी अपना एक इम्पोर्टेंट कंपनी अपना एक नाम इन्वॉल्व करती है उसमें, फिर उसको कैंसिल अगर आप करें तो इट्स हर्टिंग, यू नो। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हरमीत भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हरमीत से सवाल लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद परफॉर्मिंग आर्ट्स पर करेंगे। आप गुड मॉर्निंग पब्लिक देखते रहिएगा, स्टे विद अस। तो ये खुसूसी रिपोर्ट रफ़ी पीर थिएटर के बारे में आपने मुलाहिजा की। सादान पीरज़ादा साहब आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं और हम परफॉर्मिंग आर्ट्स और इसकी अहमियत के हवाले से बात कर रहे हैं। हरमीत से सवाल ले लेते हैं। हरमीत का अभी तक कोई सवाल नहीं आया। जी हरमीत। जी रफ़ी साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ। रफ़ी साहब, हम देखते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में जो थिएटर है उसके ज़रिए जो माशरे में बुराइयाँ हैं, माशरे के जो मसाइल हैं, उनको एक्ट के ज़रिए पेश किया जाता है, एक पैगाम दिया जाता है आवाम को। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत कम थिएटर हैं जो इस किस्म का काम करते हैं, बल्कि हम ज़्यादा थिएटर को देखें तो वो तो बुराइयाँ फैलाने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पर आप? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपका थिएटर तो बड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस देता है, और जो आम थिएटर है उसमें बड़ा गंद गलाजत भी आ गई है, बड़ा यानी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो आम शरीफ आदमी देख नहीं सकता। तो फिर आपके रुकावटें इतनी क्यों लगती हैं? जी, फिर आपके यहाँ इतनी रुकावटें क्यों लगती हैं? मतलब वो आई थिंक सवाल बहुत अच्छा है। आई थिंक ये ट्रेडिशन जो थिएटर की लाहौर जिससे पहचाना जाता था, अपार्ट फ्रॉम आवर वर्क इवन अदर पीपल हु वर डूइंग इट, एक कमर्शियल साइड की जो फॉर्म जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, इससे यही होता है कि जब आप किसी चीज़ को यूनिवर्सिटीज़ में ना सिखाएं या कोई उसकी फैकल्टी ना हो, कोई ट्रेनिंग सेंटर्स ना हो, उसकी कोई फंडिंग ना हो, उसको टेक ओवर कर लेते हैं, इस तरह की मेन स्ट्रीम बना देते हैं। कमर्शियल चीज़ें होती हैं, बट वो एक मैं थिएटर तो नहीं उसको कहूँगा, इट्स ए फॉर्म ऑफ अ कैबरे जो थिएटर के नाम पे थिएटर की स्पेसेस पे चल रहा है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा दुख मुझे वही है कि ये गवर्नमेंट स्पेसेस में चल रहा है। सो दैट एटलीस्ट शुड बी स्टॉप्ड। गवर्नमेंट शुड नॉट टेक पार्ट इन इट। गवर्नमेंट शुड स्पेंड आई थिंक मनी ऑन एंटरप्रेन्योर्स जो इस फील्ड में हैं, उनके प्रोजेक्ट्स वो फंड करें, और रेंटल पे जगह को ऐसे लोगों को मत दें। और आई थिंक इट्स हाई टाइम के ये जो हमारी यूथ है विच इज़ द फ्यूचर, इनको कब एजुकेट करेंगे? देयर इज नो इंस्टीट्यूशन। अभी थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटीज़ में कहीं बहुत मुश्किल से शुरू हुआ है। डिजिटल इज मोर। आई थिंक प्लेसेस लाइक NCA वगैरह, थिएटर, डांस, म्यूजिक, सारा प्रॉपर उसकी डिग्री होनी चाहिए। देन यू कैन क्रिएट। उसमें भी बहुत टाइम लगेगा बिफोर यू कैन गेट दोज स्टूडेंट्स। अच्छा सादान पीरज़ादा साहब, जिस तरह से अभी आप गुफ्तगू जब आपने आगाज़ किया तो आपने कहा मतलब आप 90s से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत जो है वो कोई वाज़ेह कल्चरल पॉलिसी नहीं दे पाई। आपको क्या लगता है, मतलब इट्स बीन सो लॉन्ग, इतने साल गुजर गए हैं, लेकिन हम आज भी वहीं पर स्टैंड कर रहे हैं, कोई कल्चरल पॉलिसी हुकूमत की तरफ से नहीं आई? क्या हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं देती, उनकी प्रायोरिटीज़ में ये चीज़ शामिल नहीं है? नहीं, वी आर नॉट इन देयर प्रायोरिटीज़। बिल्कुल उसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। 3-4 आर्ट्स काउंसिल से कल्चर नहीं बन जाता। आई थिंक उसको पूरा उसकी पूरी फिलॉसफी है। हमारा 5000 ईयर्स ओल्ड कल्चर है। हमने उसके लिए क्या किया है? आई थिंक एक पॉलिसी तो एक राइट है किसी भी इंडस्ट्री का। आप देख लें कितनी बड़ी इंडस्ट्री, हर एक की एक पॉलिसी है। वी कांट इवन ऑपरेट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। जिस तरह एक उसमें छोटी सी एक एग्जांपल दे देता हूँ, जो 1976 से लेके आज तक वो जो एक DC की परमिशन लेनी पड़ती है जाके, विच इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC। व्हाई शुड आई टेक एन NOC? मीन्स आफ्टर 45 years ऑफ वर्किंग, क्या ये फैक्ट्रियाँ NOC लेती हैं रोज ऑपरेट करने के लिए या किसी इवेंट के लिए? वी शुड बी गिवन ए ईयरली। अगर हमें नहीं भी देनी,
हमें कोई एक पॉलिसी बनाए उसकी, कोई उस अंडर पॉलिसी ये आए, हम बैंक लोन्स ले सकें, हम फाइनेंस रेज कर सकें। इट्स नॉट एन इंडस्ट्री, इवन रेस्टोरेंट्स इज नॉट एन इंडस्ट्री। अच्छा ये बताओ कि आपके यहाँ मतलब मेरे ख्याल में 90 से ज़्यादा मुल्कों के तकरीबन लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। अभी आने वाले दिनों में कोई आ रहा है ऐसा फेस्टिवल? अब ये फेस्टिवल्स इज अ ड्रीम। अब वो आई वुड से कि जो हम 2008 में जहाँ तक फेस्टिवल्स का एक बहुत अरूज था, जब उसमें टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद ऑब्वियसली फिर वो पूरे पाकिस्तान में टेरर का एक टाइम गया, उससे वो सारा कुछ हमारा आने वाले वक्त में वैसे आ रही हैं इस तरह से आने वाले वक्त में इंटरनेशनल फेस्टिवल्स तो आई डोंट सी, लेकिन नेशनल लेवल पे जरूर होंगे। इंटरनेशनल एक्ट्स कम हो जाएंगे क्योंकि दीज आर वेरी एक्सपेंसिव टू डू, एंड आई थिंक इसमें गवर्नमेंट फंडिंग या मल्टीनेशनल्स और इस रिजीम को में वापस चलेंगे तो अब देखेंगे आने वाले वक्त में क्या फेस्टिवल है। बहुत बहुत शुक्रिया सादान पीरजादा साहब आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन अभी एक ब्रेक अंदाज में पेश किया जाता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे जो खाने में आम नमक इस्तेमाल होता है उसके बहुत ज़्यादा आजकल नुकसानात बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये नमक जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए क्योंकि इसमें सिर्फ आयोडीन होता है और साथ साथ जो सोडियम होता है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है और ये बहुत ज़्यादा गैर महफूज तरीके से इसको साफ़ करके मतलब मार्केट में फिर पहुँचाया जाता है और इस हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स भी चल रही हैं। इसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर अब पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की हम मार्केट्स में देखते हैं। इवन मैं अपने घर की भी बात करूं तो काफ़ी इट्स बीन सो लॉन्ग कि हिमालयन पिंक सॉल्ट ही इस्तेमाल हो रहा है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें 84 फ़ायदेमंद जो मिनरल्स होते हैं वो शामिल होते हैं जो कि इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं और ऑब्वियसली खाने का जायका भी अच्छा देते हैं। हम अपने छोटे होते थे ना जिस वक्त मार्केट्स में जाते थे या घर का सौदा लेने के लिए जाते थे तो इसी तरह डलों की सूरत में ये मौजूद होता था जिसको घर में ही पिसवा लिया जाता था। अच्छा। या मतलब जाके कहीं से पिसवा लेते थे और इसको इस्तेमाल किया जाता था, इसी को हेल्दी समझा जाता था। अब पता नहीं क्यों उसको बाइट करके क्या इस्तेमाल करते हैं क्या नहीं इस्तेमाल करते। तो हकीकत यही है कि ये फ़ायदेमंद है, इसी को इस्तेमाल करना चाहिए। पिंक हिमालयन सॉल्ट बिल्कुल, और ये होता भी पिंक कलर का ही है। हाँ। मतलब अभी हम नाज़रीन को फुटेज में भी दिखा रहे हैं ये पिंक हिमालयन सॉल्ट ही है और इस मतलब मैंने देखा है लास्ट 1 और 2 ईयर्स से इसके हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स भी जो हैं वो लॉन्च की जा रही हैं कि इस सॉल्ट को इस्तेमाल किया जाए क्योंकि इसमें जो मिनरल्स हैं वो बॉडी के लिए अच्छे हैं, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाए। क्यों हरमीत, आपके घर कौन सा नमक इस्तेमाल होता है भाई? अब देखो बिल्कुल बात जिस तरह साहब ने बात की कि एक ज़माना था, मुझे याद है अपने गांव में जिस तरह ये पिंक साल्ट हो गया ब्लैक साल्ट दोनों आते थे। उसमें ब्लैक तो किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता लेकिन पिंक साल्ट की मैं बात करूँ तो इसको बिल्कुल वो हमारे घरों में एक चक्की होती थी, हमारी वालदा उसको पीसती थी और फिर पूरा खाना जो है उसी में खाने में डाल के बनाया जाता था। तो बात बिल्कुल सही आपकी, जो खाना है वो ज़िंदगी भी वो कहते हैं ना कि नमक के बगैर वो फीकी फीकी है, तो खाने में नमक ना हो तो भैया फिर मज़ा ही नहीं आता, स्वाद नहीं आता। और जिस तरह आपने बात की जो मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस से जो दीगर साल्ट है वो गुजरती हैं तो उसके हवाले से मुख्तलिफ मैसेजेस भी आते हैं कि भैया ये बड़ा ख़तरनाक साबित होगा आपकी सेहत के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने बात की तो ये बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से इसको बनाया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि मुफीद ही है और सेहतमंद, बल्कि सेहत के लिए यही है क्योंकि नमक का भी एक हिस्सा है जो आपकी ज़िंदगी का, अगर आप देखें ना कई सारे मसाइल जो कमज़ोरियाँ होती हैं उसमें आपको नमक की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि जो एक नेचुरल तरीके से जो एक चीज़ प्रोसेस से गुजरती है तो भैया इस्तेमाल करें। बिल्कुल, हम भी अपने इस पब्लिक के प्लेटफॉर्म से यही अपने व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि पिंक हिमालयन सॉल्ट ही इस्तेमाल करें बिकॉज इट्स बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। और दूसरा जो सॉल्ट है अब उसको अवॉइड करें क्योंकि उसमें जिस तरह से पहले भी जिक्र किया कि आयोडीन तो होता है, वो बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन साथ ही साथ सोडियम उसमें बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। तो ऑब्वियसली आजकल जितनी बीमारियाँ हैं, जितना ब्लड प्रेशर, हर दूसरे बंदे को ब्लड प्रेशर का मसला है, तो ऑब्वियसली हर एक को अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस
रहना चाहिए। और नमक का तो वैसे भी इस्तेमाल मेरे ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता करके खुराक में कम ही करना चाहिए, क्योंकि बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट हिज और हर हेल्थ। खैर, हम शो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सकर्दू के दामन में वाक़ खरपोचो किला। मतलब ये इट्स वेरी डिफरेंट नेम, मेरी जुबान पे नहीं चढ़ रहा। खरपोचो किला हमने पहले रिपोर्ट देखी, कितना खूबसूरत किला है ये, और टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और हम जैसे पहले कहते हैं कि हम खुद चाहते हैं टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, ज़रा सी तवज्जो इस तरफ आ जाए तो ये कितनी ज़्यादा जो कहते हैं तवज्जो का मुस्तहक है ये भी, और जरा अच्छा, ये जो किला है ये कहा जा रहा है कि ये मुनहदम हो चुका हुआ है, बट स्टिल लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। मतलब ये दूर दूर से इसको देखने आ रहे हैं। जो सकर्दू आता है वो इस किले को लाजमी देखता है। अच्छा, आई हैव नेवर बीन टू सकर्दू, मैं जाऊंगी तो फिर देखूंगी कि तब तक इस किले की क्या हाल अहवाल होते हैं। हो सकता है तब तक कोई बेहतरी आ गई हो। जैसे रऊफ साहब, आपने तो बहुत सी जगह विजिट की हुई है, आपने ये किला देखा हुआ? ये किला नहीं देखा हुआ, लेकिन वैसे मैंने सकर्दू, उसके आसपास के इलाके, घांचे, इधर हुंजा साइड में ज़्यादा फिरा हूँ। वहाँ तो मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, 8-10 दफ़ा गया हूँ। और जितने वहाँ पे मतलब वो किले हो गए, इमारतें हो गई, मस्जिदें हो गई, जो मतलब वो तमाम देखी हुई हैं। 800-900 साल पुरानी मसाजिद हैं वहाँ पे हुंजा में, तो वो देखी हुई है तारीखी। लेकिन चले पहले चल के इसकी रिपोर्ट देखते हैं। खुसूसी रिपोर्ट है वो चलकर देख लेते हैं। बिल्कुल, रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। कई सदियां कबल यह किला महल हुआ करता था। सकर्दू के राजा अली शेर आंचन के दौर में यह किला सकर्दू के शहर के दामन में वाक़े पहाड़ी पर बनाया गया। इस वक्त के हालात को मद्देनजर रखते हुए किले को ऊंची पहाड़ी पर इसलिए बनाया गया ताकि दुश्मन किले पर आसानी से हमलावर न हो सके। यह किला डोगरा राज के दौरान ही खाली हुआ। मुनासिब देखभाल न होने की वजह से यह किला अब टूट फूट का शिकार है। हाफजाबाद से आए हैं सकर्दू सैर करने के लिए, और आज स्पेशल ये सकर्दू सिटी के ऊपर जो है ये खरपोचो नाम का एक किला है, जिसको देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये अपने तौर का इंतहाई खूबसूरत किला है। इस किले में मुतादिद हाल और कमरे शामिल हैं, जबकि एक मस्जिद भी इसकी शान और शौकत में इजाफा कर रही है। किले तक का रास्ता दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले से होकर गुजर रहा है। इसमें सारा किला का जो मुनहदिम हिस्सा है और जो भी बाकियात हैं वो सारा घूमना बहुत एडवेंचरस था। बहुत मजा आया है यहाँ घूमते हुए। इस किले को सकर्दू का व्यू पॉइंट के तौर पर भी जाना जाता है। किले तक पहुँचने के बाद सियाह पूरे सकर्दू का नजारा कर सकते हैं। यहाँ आने वाले सियाह इस तारीखी किले की हालत जार पर अफसोस करते दिखाई देते हैं। दिलशाद हादी, पब्लिक न्यूज, सकर्दू। तो ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और हमने भी इस रिपोर्ट के तवस्सुत से इस किले की सैर कर ली। अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है बहुत पुराने वक्तों का बना हुआ है, लेकिन अब बेचारा मुनहदम हो गया है, बट स्टिल यहाँ पर लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए। हमारे जिन रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट तैयार की थी, दिलशाद हादी, वो हमें सकर्दू से ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद। जी वालेकुम सलाम। दिलशाद, सबसे पहले तो ये बताइएगा इस किले का नाम क्या है? खरपोचू है, खरपोच है, क्या है? हम अभी इसी बारे में कंफ्यूज हैं, बड़ा मुश्किल नाम है ये। जी ये जुबान का लफ्ज है और ये खरपोचो है बेसिकली। अच्छा। और इसका जो मतलब है वो है किलों का बादशाह, मतलब सबसे बड़ा किला आप इसको कह सकती हैं। और ये बल्सान रीजन में सबसे बड़ा किला माना जाता है। और ये जो किला है वो 14वीं सदी में तिब्बत खोद का जो अजीम फरमारवा थे अली शेर अंजन, उसने अपने दौर हुकूमत में तामीर करवाया था। यह किला जो है सतह समंदर से तकरीबन 8000 फीट बुलंदी पर पत्थरों और लकड़ियों से इसकी खास तौर पर तामीर करवाई है। और ये किला दिफाई और जुग्राफी लिहाज से शहर के एन ऊपर मौजूद पहाड़ी पर बनवाया गया, जहाँ से न सिर्फ सकर्दू में दाखिल होने वाले रास्तों की निगरानी की जा सकती है, बल्कि हालत जंग में एक मजबूत पनाहगाह के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता था। अभी ये बताओ आपके कितने टूरिस्ट आते हैं, मतलब उस साइड पे? आजकल पेंडेमिक की वजह से ज़रा मामला ख़राब हुए हुए हैं, लेकिन कितने सियाह आते हैं देखने के लिए सकर्दू और फिर यहाँ पे खरपोचू भी को भी? जी साल अभी तक हतमी जो तादाद है वो तो महकमा सियाहत की तरफ से हमें नहीं मिला है। गुज़िश्ता साल बहुत ज़्यादा सफ़र रहा, जो सियाहत का सीज़न था वो। अगर हम उससे पहले वाले साल की बात करते हैं तो 10 से 12 लाख जो है वो मैक्सिमम सयाह जो है हिंदुस्तान का रुख कर चुके थे, जिसमें गैर मुल्की सयाह भी थे। और खासकर गैर मुल्कियों में जो कोहतेमा होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि जो 4 बड़ी चोटियाँ हैं वो बल्सान साइड पे बल्सान रीजन में मौजूद हैं, K2
केशवपुरम 1, केशवपुरम 2 और एक और पीक है ब्रॉड पीक। तो इन पहाड़ों को सर करने के लिए गैर मुल्की सयाह भी आते हैं, लेकिन जो मुल्की सयाह है वो जो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे हैं उनसे लुत्फ अंदोज होने के लिए आते हैं। यहाँ पर सिटी जो मकामात हैं उनकी अगर हम जिक्र करते हैं तो शिंगला रिजर्ट जो है वो एक आलमी शोहरत याफ्ता एक मकाम है। उसके अलावा अपर कचूरा है। दूसरी नेशनल पार्क की जो बैनुल अक़वामी शोहरत रखता है, क्योंकि ये दूसरा बुलंद तरीन सतह मुर्तफा है। और ये जो दूसरी का जो मैदान है वो सतह समंदर से लगभग 15,000 फीट बुलंदी पर वाक़ है। और यहाँ 3 महीने ये जो सयाती जो मकाम है वो खुलता है, बाकी तकरीबन 9 महीने यहाँ बर्फ रहती है। और जो यहाँ के महकमा तामीरात है वो महकमा सियाहत से मिलकर 15 अप्रैल या 1 मई तक इसका जो रास्ता है वो बर्फ हटा के बहाल करता है। तो यहाँ पर भी ये भी जो जगह है वो खास तौर पर तवज्जो का मरकज है। दिलशाद, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि अभी मतलब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, किला जो है ये मुनहदम हो चुका है लेकिन फिर भी लोग इसको दूर दराज से देखने आते हैं। साथ ही साथ इसको स्कर्दू के लिए एक व्यू पॉइंट भी कहा जाता है, यहाँ से पूरे स्कर्दू का व्यू लिया जा सकता है। लेकिन इंतजामिया इसकी बहाली की तरफ, इसकी रेनोवेशन की तरफ क्यों इतनी तवज्जो नहीं दे रही, जबकि ये एक मेन टूरिस्ट स्पॉट अच्छा खासा बन सकता है, इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, लोगों के लिए तफरीह का ये मौका जो है सबब बन सकता है, वो पैदा कर सकता है। जी बिल्कुल, इस पे तवज्जो हुकूमत की तरफ से भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ये जो किला है वो क्योंकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये राजा फैमिली की प्रॉपर्टी है। और इस वक्त खुशकिस्मती भी आप कह सकते हैं जो गवर्नर हैं राजा जलाल हुसैन, वो उन्हीं के पोते हैं। और काफी यहाँ पर एनजीओज वगैरह आ गए हैं, आके इनसे बात मेरे ख्याल से की है, लेकिन इनके आपस में नहीं क्या मामला हुआ ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो किला है वो स्कर्दू का आप बलूचिस्तान रीजन का आप कह सकते हैं सबसे बड़ा किला है। और बाकी 2 भी किले हैं, एक शिगर फोर्ट है और दूसरा खपलू फोर्ट, उनको एक आरएसपी ने उठाया और सरीना के तौर पे जो उनके होटल्स हैं वो बनाए हुए हैं। और उस पर आप जाके देखें तो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी पुराने खदोखाल में मौजूद है। लेकिन ये जो किला है ये सबसे बड़ा किला है, इसमें काफी बड़े हॉल्स भी हैं और रूम्स भी है। अगर इसको आप अच्छी तरह जो पुरानी तामीराती जो शक्ल है उसमें लाएं तो यकीन माने यहाँ पर आने वाले जो सयाह हैं वो न सिर्फ से लुत्फानंदोज होंगे, बल्कि जो इस शहर की खूबसूरती है वो भी उसकी वजह से बढ़ जाएगी। साथ में मजीद भी सयाह जो है इसको देखने के लिए आएंगे, क्योंकि ये जैसे आपने कहा कि ये स्कर्दू का व्यू पॉइंट के तौर पर बिल्कुल ये जब यहाँ पर आप पहुँच जाती हैं तो स्कर्दू के शुरू से लेके आखिर तक आप नज़ारा कर सकती हैं। यहाँ काफ़ी, ये मैंने पहले आपको बता दिया था, ये तकरीबन सतह समंदर से 8,000 फीट बुलंदी पर जो है वाक़। ठीक है, ठीक है। हरमीत जी, हरमीत। अच्छा, दिलशाद से मैं यही पूछना चाह रहा था, रोमा ने सवाल कर भी दिया कि भाई वहाँ के जो सीएम है, नए सीएम काफी यंग और एनर्जेटिक है, टूरिज्म के हवाले से वो काफी बातें करते हैं, तो क्या जिस तरह आपने बात की थी गवर्नमेंट की तो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन गवर्नर साहब को मनवा तो ले सकते हैं ना कि भैया बना लो यार। हाँ बिल्कुल, उसको कोशिश की होगी मनवाने की, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पहले तो इस तरह का फ्लो नहीं था, सियाहत के हवाले से ये बड़ा मुनफरिद इलाका है, लेकिन इससे पहले सयाह आते हैं, लेकिन उस हिसाब से तो जो नहीं मिला जिस हिसाब से मिलना चाहिए था। तो खान साहब ने ये एक खुशखबरी हमारे लिए दी है कि यहाँ पर जो है वो सियाहत का हब बनाएंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई काम नजर नहीं आ रहा है। जैसे पहले सयाह आ रहे थे वैसे आ रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर इस तरह के जो आसार कदीमा हैं उनकी आप देखें तो कोई किसी किस्म की उनके लिए
या कोई फंडिंग या उनको दोबारा से बहाल करने के कोई कोई ग्रांट्स वगैरह दी जाए, इसकी रेनोवेशन के लिए काम किया। बहुत शुक्रिया दिलशाद हादी हमारे साथ स्कर्दू से मौजूद थे, इस किले के बारे में बता रहे थे कि जी ये व्यू पॉइंट है, यहाँ से पूरा स्कर्दू नज़र आता है। और देखते हैं हम अपने पब्लिक के प्लेटफॉर्म से भी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करेंगे कि इस किले की बहाली के लिए कोई ग्रांट्स वगैरह जो हैं वो जारी किए जाएँ, ताकि ये भी एक ज़बरदस्त टूरिस्ट स्पॉट जो है, इस टूरिस्ट स्पॉट जो है वो बन सके। खैर अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद मौज़ूआत को आपके साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर A+ के नाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जो लोग हमें A+ पर देख रहे हैं वो अब हमें कुछ देर के बाद, इस ब्रेक के बाद पब्लिक न्यूज़ पर देख सकेंगे। स्टे विद अस।